Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss, as you know, कि हम different states के political systems जो हमारे syllabus का हिस्सा हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं. So आज जिस मुल्क का political system हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है जर्मनी. जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखना, ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जर्मनी की जो हिस्ट्री है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी रिच रही है. और जैसे ही हमारे जहन में जर्मनी का नाम आता है तो एडोल्फ हिटलर जैसे लोगों का नाम हमारे जहन में आता है. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हमारे जहन में आती है, बिकॉज के पूरी दुनिया में जर्मनी ने स्पेशली इन वर्ल्ड वॉर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट की प्लेयर्स जो है वो रोल प्ले किया है. तो थोड़ा सा हम जर्मनी का हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखते हैं और फिर हम इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखेंगे. तो बिस्मार्क जो है वो इनको फादर ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, और बिस्मार्क जो है वो 1871 टू 1890 जो है वो एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी रहे. अगर हम जर्मनी की रिसेंटली बात करें तो जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है, और यूरोपियन यूनियन को जर्मनी ने ज्वाइन किया हुआ है बिकॉज जर्मनी इज इन यूरोप. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जर्मनी जो था वो बेसिकली बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर का जो है वो किरदार अदा कर रहा था. और फिर जर्मनी का जो ग्रुप था वो डेफिनेटली हारा, और चूंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में लीडिंग प्लेयर के तौर पे प्ले कर रहा था, तो लिहाजा जो अदर अलाइड पार्ट्स थी उन्होंने मिलकर जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 का ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल करार दिया, बल्कि उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 के होने वाले जो ढेर सारे नुकसान हैं जिनको हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं उसका जिम्मेदार भी ठहराया. और जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के नाम से एक ट्रीटी साइन की गई, जो बेसिकली 28 जून 1919 को साइन की गई, और इसके तहत कोई अबाउट $30 मिलियन लॉस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 जो है वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी. तो इस तरह से जो जर्मन नेशन थी वो बेसिकली दुनिया के इस बिहेवियर पे और इस ट्रीटी पे जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, और एक बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो द गवर्नमेंट, एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी एट दैट टाइम वो उसको फेस कर रहे थे. मीनवाइल जो नाजी पार्टी एज अ सोशलिस्ट पार्टी अपना रोल प्ले कर रही थी. सो नाजी पार्टी को बेसिकली एडोल्फ हिटलर वाज लीडिंग. इनिशियली तो इसकी बुनियाद एडोल्फ हिटलर ने नहीं रखी थी, लेकिन एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ नाजी पार्टी एडोल्फ हिटलर ने जो है वो नाजी पार्टी को लीड किया और 1932 को एज हेड टेक ओवर किया. और फिर आप जानते हैं कि 1933 में एडोल्फ हिटलर ने एज अ चांसलर जर्मनी को टेक ओवर कर लिया था. अगर हम जर्मनी की मजीद इस पे बात करें तो खैर ये हम इसका जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिटरी है या फेडरेशन, बिकॉज के जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं इस टाइम, और यहाँ पे अगर ये रिपब्लिक है तो किस तरह से डेमोक्रेसी काम कर रही है, किस तरह से लोअर और अपर हाउसेज जो हैं उनकी सिलेक्शन, उनके मेंबर्स की, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स की सिलेक्शन होती है. बाहर जो एडोल्फ हिटलर है नाजी पार्टी को लीड करते हुए वो जो नाजी पार्टी का नारा था कि जी हमसे जो जुल्म किया गया और बदला लेना है और बड़ी जो है ह्यूमिलिएशन हुई है जर्मन्स की, तो उसका बदला लेने के लिए अगेन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी दोबारा लीडिंग पोजीशन पे था. और अब वो पहले वाला जर्मनी नहीं था, बिकॉज के अब एक फाशिस्ट जो है वो जर्मनी को लीड कर रहा था. और देखते ही देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आती है,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर आपने देखा कि जर्मनी ने दोबारा लीड किया और उसके बेशुमार लॉसेस हुए, बेशुमार कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा, जिसको हम वर्ल्ड वॉर लॉसेस के नाम से अलग लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम जब होता है तो उसके बाद यू नो दैट एडोल्फ हिटलर इवन हैड सुसाइडेड एट दैट टाइम, और अगेन जर्मनी फेस लॉसेस, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी को उस तरह से सक्सेस नहीं मिल पाती, और जर्मनी जो है फिर एक नया जर्मनी बन के सामने आता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो 21 सितंबर 1949 को अप्रूव किया जाता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जर्मनी वाज टू बी कंसीडर्ड एज अ फेडरेशन, एज अ फेडरल स्टेट, और जो डेमोक्रेसी है वो डेफिनेटली जर्मनी में फिर बहाल की जाती है और एक नए सेटअप के साथ जो है वो जर्मनी आगे चलता है। अब हम जर्मनी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली इसको देख रहे थे, और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज कि जर्मनी की हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग और रिच रही है। तो अगर हम पॉलिटिकली देखें, रीसेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी देखें, तो यू नो दैट कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हम इनफैक्ट डायरेक्टली हिट करते हैं एग्जीक्यूटिव को। सो अगर हम जर्मनी के एग्जीक्यूटिव को देखें तो जर्मनी का जो लेजिस्लेचर है उसको देखें तो वो बायकैमरल है, और यू नो दैट के you know the difference between unicameral and bicameral. So Germany opted bicameral, having two houses, और उन दोनों हाउसेस की लोअर और अपर हाउस की अगर हम बात करें, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, तो जो लोअर हाउस है उसमें मेंबर्स की तादाद ज्यादा है, दैट इज 598, और लोअर हाउस में जो मेंबर्स हैं उनके लिए 4 ईयर की टर्म है, डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए वो आते हैं, बिकॉज देयर इज अ डेमोक्रेसी, बिकॉज recently Germany is like federal republic, so जो है वो ये हाउसेस लोअर हाउस के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और जो अपर हाउस है वो स्टेट्स जो है वो उसका इंतखाब करती हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देती हैं। यहाँ पे एक बड़ा जो डिफरेंट चीज या सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मली हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की भी इवन बात करें तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी बिल जो है वो लोअर हाउस में पहले आता है यानी नेशनल असेंबली में, और देन जो है वो अपर हाउस यानी सेनेट के लिए, और देन फिर नेक्स्ट अप्रूवल्स के लिए जाता है। बट जर्मनी में ये सिस्टम बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है, और कोई भी बिल जो है वो अगर कोई अमेंडमेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई फाइनेंशियल या कोई भी इशू है, तो उस बिल को सबसे पहले अपर हाउस जो है वो टेक ओवर करता है। अपर हाउस में इस पर डिस्कशंस होती हैं, अप्रूवल्स होती हैं, और देन वो बिल जो है आफ्टर अप्रूविंग लोअर हाउस को रिकमेंड किया जाता है। और जर्मनी में जो जॉइंट कमेटी है वो बहुत एक्टिव है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल सिस्टम में हमने पढ़ा कि वहां पे कमेटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो जॉइंट कमेटी जो है इसमें लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों को मिलाकर ये जो है वो कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी फिर एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अगेन लेजिस्लेचर की वही सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं जर्मनी में भी जो आपने बाकी पॉलिटिकल सिस्टम्स में पढ़ रखी हैं, लाइक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां फिर एग्जीक्यूटिव निभाता है। और जिस तरह से हम जो है यहाँ हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं तो द सेम इज देयर, लेकिन जर्मनी में चूंकि डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ भी चूंकि पार्लियामान है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेजेस काम करते हैं, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन जर्मनी में उस प्राइम मिनिस्टर को चांसलर का नाम दिया जाता है, और चांसलर इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जर्मनी। और जो चांसलर है वो फर्दर फिर सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव हेड की जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हैं। एंड यू नो दैट लाइक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ जैसे आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर फिगर हेड है और प्रेसिडेंट जो है वो एक सिंबॉलिक हेड है। तो द सेम सिस्टम इज देयर इन जर्मनी, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, तो लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम एज यू हैव टॉट इन यूके, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूके, इवन ऑफ पाकिस्तान, इवन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। सो बहरहाल चूंकि प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक हेड है, तो प्रेसिडेंट की जुरिसडिक्शन को और पावर्स को भी हम एक ओवरव्यू शॉर्टली देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।